हेलो एवरीवन। एआईबी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। जी हाँ, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सिंपल होते हैं और हमें जो है समझने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते हमें उनके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। दोस्तों, बेयर एक्ट पढ़ के हम उन फंडामेंटल्स को पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट जो होती है वो एक तरह से काफ़ी शॉर्ट टर्म में बस सेक्शंस की डेफिनीशंस उसमें लिखी होती हैं। जिसने कायदे से फंडामेंटल्स पढ़े हैं और जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी एक्ट आता है वो तो बेयर एक्ट पढ़ के समझ सकता है, लेकिन बहुत से शॉर्ट टाइम इंटरवल में हमें क्वेश्चन क्लिक करके उस बेयर एक्ट से ढूंढना होता है। अब एआईबी पहले गाइड अलाउ करता था। गाइड अलाउ करने में ये होता था कि जो भी गाइड होती थी उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस के साथ साथ केस लॉज भी मिल जाते थे, लेकिन स्ट्रेंज की बात यह है कि तब भी लोग केस लॉज को नहीं ढूंढ पाते थे। उन गाइड बुक से भी ढूंढ नहीं पाते थे और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट तब भी फेल होते थे जब स्टार्टिंग में आया था एआईबी। उसके बाद उन्होंने गाइड्स बंद कर दी और बेयर एक्ट पे आ गए। देखिए, बेयर एक्ट के कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सेक्शन बेस्ड नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत माइंड को पिक करना होता है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप अपना जो बेसिकली आप अपना माइंड फ्रेम कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है और हम बस बेयर एक्ट उठाते और रखते चले जाते हैं, क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो अगर आप ये माइंडसेट बना के बैठे हुए हो कि नहीं, मुझे तो सब आता है और मैंने तो प्रैक्टिस करी है और मैं तो ईज़िली इस पेपर को क्रैक कर दूंगा, तो आप गलत फहमी में हो, आप गलती कर रहे हो। क्योंकि पहले जो पासिंग स्कोर था वो 40 नंबर था और वो 40 मार्क्स लाना भी डिफ़िकल्ट होता था। अब जो पासिंग मार्क्स है वो 45 मार्क्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जिसको लाना मतलब 50% मार्क्स लाना। आप सोचिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हो तो भी अगर आप 50% पेपर सही कर देते हो तो आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये पेपर उतना टफ तो नहीं होता है जितना कि जुडिशरी का होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों टफ तो होता ही है। किस बेसिस पे मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ कि टफ़ होता है, मैं इसमें आपको स्केयर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार आपको स्टडी कर लेनी चाहिए, लास्ट मिनट रस बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना अब सारे एडवोकेट्स के लिए मस्ट हो गया है। आप जब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट पता करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इसमें काफ़ी सिंपलेस्ट वे में, क्योंकि देखो एआईबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी करना एक तरह से उनके लिए होता है कि उन्हें लगता है कि उनकी प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट करेगी ये चीज़, या फिर वो इसको पढ़ के समय बर्बाद करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि ये एआईबी अब मस्ट हो गया है, आपको ये पेपर प्रैक्टिस करनी है तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। आप लास्ट के 10 ईयर्स का पैटर्न जब आप देखेंगे या लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 20 से 30% पेपर आप कर सकते हैं बेयर एप्ट को देख करके। 30% भी मैं मान सकता हूँ आप पेपर कर सकते हैं, लेकिन 30 से 40% में आप सारे इंटेलिजेंट गेस मार के चले आओगे सही हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 45%, ये 15% का जो ये गैप है जो सेक्शन बेस्ड नहीं आएगा, जिसमें आपकी नॉलेज काम आएगी, उसमें इस तरह के एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और जितने भी माइनर लॉज हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो मेजर लॉज से क्वेश्चन आते हैं लाइक आईपीसी, सीआरपीसी या भारतीय न्याय संहिता हो गया है, ठीक है, बीएनएस से, तो इनसे जो भी क्वेश्चन आएंगे, न्यू क्रिमिनल लॉ से जो क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आपके
अगर ट्रिकी हुए तो आप उस बेयर एक्ट में ढूंढते रह जाओगे, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे और थोड़ा सा भी अगर आप स्टडी करके जाओगे तो इजीली आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बेसिक फंडामेंटल्स ये एस्पेक्ट करके चलते हैं कि आपको पता होना चाहिए। और आज की इस लेक्चर सीरीज़ में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इससे मैंने एक कोशिश की है कि बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए एक होता है बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग, एक होती है कि बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट की, उस लॉ की आपको कैसे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हैं इसकी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं इस यहाँ से शुरू करूँगा और मैं धीरे धीरे सारे एक्ट ऐसे ही कवर करूँगा। तो बने रहिए इस चैनल में, कहीं मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली है क्या। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे होते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 1 to 75 जो है वो आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट करता है। सेक्शन 1 से लेके 75 तक आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 1 to 75। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, इसके अलावा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 124 से लेकर के ये आपके सेक्शन 238 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बीच के सेक्शन 76 से लेके 123 सेक्शंस आपके रिपील हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक्ट में चले गए हैं या फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब ये पार्टनरशिप एक्ट में चले गए हैं और अलग अलग तरीके संविधाओं में ये एक्ट अब जा चुके हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जा चुका है, पार्टनरशिप एक्ट में जा चुका है। तो ये एक्ट यहाँ से रिपील कर दिए गए हैं, उनको स्पेशल एक्ट उनके बना दिए गए हैं, उनकी स्पेशल एक लॉ उसकी बना दी गई है। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको केवल दो पिलर हैं, एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना चाहते हैं, देखिए समझेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आप इस वीडियो को बस सुन लीजिए और बार बार सुनिए, आपको अपने आप सब याद होता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा पुराना वाला, ठीक है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सेक्शन 124 से लेके 238 तक आपके जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये एक दो कैटेगरी बना लेते हैं सेक्शंस की। अगर कोई जनरल पूछा गया है क्वेश्चन, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ के 1 से लेके 75 तक के आगे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कंसीडरेशन के बारे में पूछा गया है। अभी मैं ये सारे टर्म लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब है, तो इन सारे सेक्शंस के बारे में अगर पूछा गया है तो वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी पूछा गया है, वो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ें हमें माइंड में बिठा लेनी है। सेक्शन 1 to 75 है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 124 से लेके 238 तक आ जाते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 कैटेगरी आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कवर करूँगा अभी, तो हिंदी मीडियम में यानी कि हिंदी में भी मैं इसको समझाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी है सेक्शन 124 से लेके 147 तक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 से लेके 147 तक इसकी रेंज है। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज, सेक्शन 148 से 181 तक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये तीन चीज़ें, सबसे पहले जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सेक्शन 1 से 75 तक होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं 124 से लेकर 238 तक है हमारे। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, यहाँ पे इंडैमिनिटी की डेफिनेशन 124 में दी गई है। 124 से लेकर 147 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मिलेगा आपको। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज मिलेगा आपको, जहाँ पे बेलमेंट जो है वो सेक्शन 148 से लेके 181 तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज 172 से लेके 181 में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो आपको 182 से लेके 238 में मिलेगा।
ये चार्ट मैंने सिंपली इसलिए बनाया है ताकि आपको स्पेशली आप अपनी वॉल पे कहीं पे भी इस चार्ट को लटका लें और इसमें धीरे धीरे आप उसको समराइज कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पिलर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट 1 से लेकर 75 तक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आ गए आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से लेकर 147 सेक्शन तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है। 148 से 181 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है 182 से लेकर 238 सेक्शन तक। तो ये तो मोटा मोटा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने समझाया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से बेसिक टर्म हैं, इनके हम सेक्शंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली। अब हम हॉरिजेंटल डिवीज़न पे आएंगे। ये वर्टिकल डिवीज़न में कर लिया, 2 पिलर हमने बना दिए। तो सबसे पहले हॉरिजेंटल डिवीज़न में हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट को इस लेक्चर सीरीज़ में समझते हैं। उसके बाद मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस, मोस्टली 4 वीडियोस में मैं ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश कर दूंगा, यानी कि 4 लेक्चर मुश्किल से, और ईज़िली आपको लेक्चर को 1 बाय 1 बिना स्किप किए आप सुनते जाइए और समझते जाइए बस। तो इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 से लेकर 75 तक जो सेक्शन है, इसमें देखो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी लाइफ में हमेशा करते हैं, तो कभी कुछ भी है हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भी हमारी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इसलिए इसको समझने में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको इसी इजी वे में मैं बोलता चला जाऊंगा, आप समझते चले जाओ, बस यही एक सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। तो सबसे पहले जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, संविदा है, अगर संविदा है तो इसमें 3 टर्म आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या टर्म ज़रूरी है? सबसे पहले आपको कोई भी ऑफ़र देगा, जैसे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो आपकी तरफ से उसको ऑफ़र दिया जाएगा। ऑफ़र दिया जाएगा जैसे कि आप एक पेन खरीदना चाहते हो, तो आप शॉप पे गए, सर मुझे एक पेन खरीदना है। तो पेन खरीदने के लिए आपने उससे कहा कि मुझे एक पेन खरीदना है, उसने कहा हाँ जी मेरे पास पेन है, और आपने बदले में 10 रुपये उसको दिए। तो ये क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफ़र एक पार्टी, वन पार्टी मस्ट मेक ए डेफिनिट प्रपोजल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ऑफर क्या होता है? ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस ये 2 कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक पिलर है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो एक तो आप ऑफ़र देंगे और सामने वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करे, तभी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। अगर आपने कोई ऑफ़र दिया और सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप अपना दिमाग मत लगाइए, काउंटर ऑफ़र के बारे में बात मत कीजिए। काउंटर ऑफ़र जो होता है फिर से एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, एक तरह का काउंटर ऑफ़र दिया गया तो उसमें एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। काउंटर ऑफ़र अगर आप, जैसे मान लो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने बदले में उसको एक्सेप्टेंस ना दी, आपने उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो उसमें क्या हुआ कि एक हमने काउंटर ऑफ़र दे दिया आपको। अब उसकी एक्सेप्टेंस भी चलेगी। अगर आपने काउंटर ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दिया तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, लेकिन अगर क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काउंटर ऑफ़र मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इतना अभी समझ लो, बाकी बाद में समझाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का बेस है कि एक पार्टी है, सिंगल पार्टी है और दूसरी पार्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने आप से कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, 2 पार्टियों का होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? 2 पार्टियों की ज़रूरत पड़ती है, अकेले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 2 पार्टियाँ चाहिए। एक पार्टी जो ऑफ़र देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। ये इनिशियल फेज़ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज़ वेरी इनिशियल फेज फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक है किसी कॉन्ट्रैक्ट का। मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड क्या होता है? जब 2 पार्टियां नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या हैं उनके लिए विचार करने के लिए तैयार हो जाएं पार्टियां, यानी कि उनकी म्यूचुअल कंसेंट। तो सबसे पहले हमने बात की ऑफ़र की, एक पार्टी ऑफ़र दे रही है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? एक्सेप्टेंस ले रही है उसका। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, देने वाली पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही है वो ऑफ़र देगी आपको, अगर आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है
तभी एक कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन, ये बेसिक सिचुएशन क्रिएट होती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद तीसरी कंडीशन है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट में एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है मीटिंग ऑफ माइंड्स, पारस्परिक सहमति। दोनों पक्षों के को अनुबंध की शर्तों पर सहमत होना जरूरी है। जो भी अनुबंध दिया जा रहा है उसकी शर्तें जो हैं उस पे दोनों पक्षों का राजी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक के लिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने ऑफ़र बताया, दूसरा बताया एक्सेप्टेंस, और तीसरी बात बताई मैंने म्यूचुअल कंसेंट। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और म्यूचुअल कंसेप्ट तो एक बात हो गई। इसके बाद हमारे एडिशनल एलिमेंट, जैसे कि चौथी चीज़ जो होती है वो आएगी एक्सचेंज, यानी कि किसी चीज़ के बदले में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी कुछ देगी तो फ्री में नहीं देगी, कुछ ना कुछ उसको उसके बदले में मिल रहा होगा, यानी कंसीडरेशन होनी चाहिए। तो ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल कंसेंट और कंसीडरेशन, यानी कि एक पक्ष कोई प्रस्ताव देगा, ऑफ़र मतलब प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, कंसीडरेशन मतलब उस पर विचार किया जाएगा तभी जब तक उसमें कोई एक्सचेंज वैल्यू इन्वॉल्व होगी। समथिंग, किसी चीज़ के बदले में कुछ चाहिए, देयर must be something for value of exchange between the parties. So this can be money, service और promise। ठीक है, मनी हो सकता है, सर्विस हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है। म्यूचुअल कंसेंट उनकी बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टी की। बोथ पार्टीज मस्ट म्यूचुअली अग्री इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग मीटिंग ऑफ देयर माइंड। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के जो चार टर्म है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कंडीशंस क्या आती हैं, प्रिंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किन किन कंडीशंस पे हो सकता है, क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो सबसे पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, म्यूचुअल कंसेंट होता है, कंसिडरेशन होती है, कैपेसिटी होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की। अब ऐसा नहीं किसी की कैपेसिटी है 100 रुपये की और आप उससे कह रहे हो कि हाँ जी हम आपको 1 लाख रुपए का ये 1 लाख रुपए का ये सामान देते हैं और ये फ्रिज हमें आपको 1 लाख रुपए का दे रहे हैं। सामने वाली पार्टी के हाँ दे दो, 1 लाख रुपए का फ्रिज दे दो। अब उसके पास 100 ही रुपए हैं, उसकी कैपेसिटी नहीं। मान लो कोई भिखारी है, आपने उससे कोई कांटेक्ट कर लिया, मान लो भिखारी के आपसे फ्रिज लेने, आपने कहा चलिए ठीक है हम आपको 1 लाख रुपए का फ्रिज दे रहे हैं। उनने को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, चलो ठीक है साइन कर दिया उसने। अब 1 लाख रुपए का फ्रिज क्या साइन किया, 100 रुपये दे के चला गया, आपको बोला बाकी के जो पैसे हैं वो मुझसे ले लेना। अब भिखारी ने पैसे नहीं दिए, आप उस पर कोई भी क्लेम कर लो, कोर्ट मना कर दी भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है देने की, आपने वो भिखारी से कॉन्टैक्ट कैसे कर लिया। तो पार्टी का कॉम्पिटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्ट को लीगल होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बेसिक चीज़ आती है, सबसे पहले आती है ऑफ़र, नंबर दूसरे बात पे एक्सेप्टेंस। कोई ऑफ़र पार्टी आपको ऑफ़र करेगी, उस ऑफ़र पे आप अपनी एक्सेप्टेंस देंगे। वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस फ्री फंड में नहीं होना चाहिए, उसके लिए कंसीडरेशन होनी चाहिए, साथ में म्यूचुअल कंसेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने उसकी खोपड़ी पे बंदूक रख दी और कह दिया भैया ये काम करना है, बंदूक रख के नहीं कराना है। ठीक है, ज़बरदस्ती दबाव डाल के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते आप उसके लिए। लेकिन अगर मान लो आपने बंदूक रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया भी है साइन, तो जिसके ऊपर बंदूक रखी है वो जाके कोर्ट में कहेगा नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसे नहीं हुआ है, म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हुआ है, इसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, आपसी सहमति नहीं है, ये दबाव डाल के कराया गया है, इसमें मुझे बंदूक की गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले नंबर पे ऑफ़र है, नंबर 2 पे एक्सेप्टेंस है, नंबर 3 पे कंसिडरेशन है, फिर नंबर 4 पे म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टी की, और कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब अगर आपके यहाँ कोई बोले कि नहीं हम आपके यहाँ रोज़ 100 विस्की की बॉटल रखेंगे या आपके यहाँ हम कसिनो चलाएंगे और हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगला आदमी कहे ठीक है आप चला लेना, आपने एडवांस दे दिया 1 लाख रुपए, अगले दिन आप आए बोले ये हम कसिनो अपने यहाँ नहीं चलने देंगे, आप कोर्ट चले गए कि मुझे कसिनो चलाने के लिए इसने 1 लाख रुपए एडवांस लिए थे, तो कोर्ट कहेगा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, आप कसिनो चला ही नहीं सकते हैं। अब वो पैसे भी नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी गया। ठीक है, कोर्ट में आप उसके लिए कोई भी वाद दायर नहीं कर सकते हैं। तो आपके जनरल टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से। सबसे पहला टर्म है ऑफ़र, आपको ऑफ़र देंगे, सामने वाली पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, किसी भी गन पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैपेसिटी होनी चाहिए सामने वाली पार्टी की, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, और साथ में बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। सेक्शन 25, ठीक है,
याद रख लेना। सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा। क्वेश्चन 1, अब इसमें देखो इतनी पे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड? कॉन्ट्रैक्ट के बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? ए रिटन डॉक्यूमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉयर रिव्यू एंड विटनेस सिग्नेचर। तो देखो सबसे पहले बेसिक, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप बेअरट से ढूंढते रह जाओ, इसमें बेसिक क्वेश्चन ही है, बेसिक है एकदम कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता थी, ये बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट का कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर बी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, कंसीडर इन द कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू द मेंटल consideration in a contract refer to the mental capacity of the parties involved। अब देखो कंसिडरेशन में क्या होता है? कंसिडरेशन में हम मेंटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, दोनों पार्टी जो है लीगली लाइबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए। दे आर उनकी जैसे कोई एज फैक्टर तो नहीं है, साउंड माइंडेड तो नहीं है, अनसाउंड माइंडेड पर्सन तो नहीं है, इस तरह की कोई बात तो नहीं। तो ये पहला कंडीशन क्या है? मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन द पार्टीज। देखो सबसे पहली बात, अब इसमें लोग बहुत से कंफ्यूज आते हैं कि यार ज़्यादा सही तो मेंटल कैपेसिटी लग रहा है, मेंटल कैपेसिटी के बगैर कंसिडरेशन का मतलब बिल्कुल रिजिड रहिए, एकदम खड़े कि भैया कंसिडरेशन मतलब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़, कंसिडरेशन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन द पार्टीज, समझे? बेसिक फंडामेंटल आप मत भूलिए, उसी से फ्रेम होगा क्वेश्चन, और छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का गलत कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत माइन्यूट तरीके से हम स्टडी करेंगे ताकि हम एआईबी के किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपेसिटी इज ट्रू? कैपेसिटी के बारे में क्या कैपेसिटी के बारे में कैपेसिटी में क्या बताया? बोथ पार्टीज मस्ट हैव अ लीगली लायबल टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कैपेसिटी होनी चाहिए, सामने वाला भिखारी है, उसकी औकात ही नहीं है, या सामने वाले की जो एज है वो माइनर है, साउंड माइंडेड है, इस तरह से अगर कोई बात है तो कैपेसिटी की बात आती है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपेसिटी इज ट्रू? minor cannot enter into any contract। which of the following statement about capacity is true? Minor cannot enter into a contract। individual under the influence of drug or alcohol may have limited capacity। only corporations can have a legal capacity। all contracts are void if one party is under 18। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन एक ही तरीके के आ रहे हैं, एक ही तरह के ऑप्शन गए हैं। पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा है? बोथ पार्टीज मस्ट हैव ए लीगल एबिलिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीनिंग दे आर लीगल एज एंड साउंड माइंडेड। लीगल एज होनी चाहिए उनकी और साउंड माइंडेड होनी चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज इन्वॉल्व, लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ये था। माइनर्स कैन नॉट इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हमें सजेशन दे रहे हैं कि माइनर कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। भाई इसमें ये पूछा गया है कि दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। कैपेसिटी के बारे में क्या है? तो कैपेसिटी के बारे में क्या है? इंडिविजुअल्स उसकी मानसिक स्थिति देखेंगे, एक तो मानसिक स्थिति देखेंगे और दूसरी क्या देखेंगे हम? मीनिंग दे आर लीगल एज एंड साउंड माइंडेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओनली माइनर्स कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये बता रहा है कि माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक बात है, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगली बात ये है कि इंडिविजुअल, ये नहीं कह रहा कि वो पर्सन माइनर है कि नहीं है, ये बता रहा है कि माइनर कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कैपेसिटी के लिए क्या जरूरी है? इंडिविजुअल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे हैव लिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है, ड्रग या अल्कोहल है तो उसकी टॉक्सिन की मात्रा के अबाउट है कि देखो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल हो ही गया, अब लेकिन कैपेसिटी में तो बिल्कुल कैपेबल है ही नहीं, कोई माइनर है तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। ठीक है, दूसरा है ओनली कॉरपोरेशंस कैन हैव लीगल कैपेसिटी, ये भी गलत है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर वाइड इफ वन पार्टी इज अंडर 18। ठीक है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कई तरह की बातें आ जाती हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनटॉक्सिक है तो उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब करेक्ट लग रहा है। इसमें काफ़ी ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं लेकिन इसमें बी ऑप्शन एकदम सुटेबल करेक्ट है, इसलिए हम बी ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगल बाइंडिंग, ए देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज हो गए हर क्वेश्चन में कि यही आंसर है इसका।
लेकिन आपको उसमें थोड़ा बहुत माइंड चलाना पड़ेगा। तो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग इट मस्ट बी साइंड बाय ए लॉयर बाय, ऐसा मतलब हमने तो कभी ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, वह एग्जीक्यूटिंग राइटिंग भी नहीं है। बी ए लॉफुल पर्पस, यस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो देखने में ही लग जाते हैं, इसका यही आंसर है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक से क्वेश्चन के आंसर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इफ़ अ पार्टी एक्सेप्ट एन ऑफर बट चेंज सम ऑफ द टर्म्स दिस इज़ नोन एज एक्सेप्टेंस। देखो मैंने बताया ऊपर से अभी कि काउंटर ऑफर की बात नहीं करेंगे, उसने क्वेश्चन भी पटक दिया उसे काउंटर ऑफर का, ठीक है। पार्टी ने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसने कंडीशन चेंज कर दी। अब कंडीशन चेंज करने का मतलब है एक नया कॉन्ट्रैक्ट, उसने काउंटर ऑफर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट नया हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बेसिक है, आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, बोथ पार्टी मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। फिजिकली प्रेजेंट हो और ना कर दें, नहीं, ठीक है। बोथ पार्टीज मस्ट बी अंडरस्टैंड एंड एग्रीज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, येस दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को समझ रही हैं और टर्म एंड कंडीशन को समझ रही हैं और एग्री कर रही हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनफोर्सेबल ड्यू टू लैक ऑफ लीगैलिटी इज कंसिडर्ड अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो वाइड कॉन्ट्रैक्ट सीधा वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनफोर्सेबल ड्यू टू द लैक ऑफ लीगैलिटी, लीगल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगल नहीं है, लीगल है तो वाइड है कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से ही वाइड है। तो आगे का क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी लोग दिमाग लगाते हैं। तो यही इसीलिए ये बेसिक चार मैंने डेफिनेशन में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन समझाई है। तो इसमें सेक्शन करने की कोई जरूरत, सेक्शन मैं इसलिए सेक्शन पे जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सेक्शन के क्वेश्चंस तो आप बेयर, जैसे सेक्शन कोई भी आ गया सीधा बेयर एक्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन बिना सेक्शन के आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एआईबी के लिए ज़रूरी है। अगर यही जुडिशरी का एग्ज़ाम होता तो मैं सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता, लेकिन एआईबी के को क्रैक करने के लिए सेक्शन, अगर सेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो सीधा उस सेक्शन पे ही जाओ और पढ़ लो, उसका आंसर टिक कर दो, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको। और थोड़ा घुमा के मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाहर मतलब इस लेवल से टफ़ लेवल नहीं आता क्योंकि उन्हें बच्चों को पास करना है, फेल नहीं। टफ़ लेवल तो कितना भी लेवल टफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बच्चे फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे और फिर उनके ऊपर क्लेम भी हो जाएंगी ऐसा कैसे पेपर सेट कर दिया कि पेयर एट लेके गए और सबके सब, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। ये मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम सेट होता है तो 45% मार्क्स बहुत ईजिली उसमें आ सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेयर एक्ट पढ़ के नहीं आती है। बेयर एक्ट बहुत फाइनल डेस्टिनेशन है। कोई भी टीचर अगर बहुत, मतलब मैं टीचर की बात नहीं करूँगा, अगर आप कोई स्टूडेंट है अगर बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट समझना चाहता है तो वो बुक पढ़ेगा, ठीक है। अभी कई सारी बुक का मिक्सचर होते हैं जो वो टीचर पढ़ाते हैं, जो कई सारी बुक्स का मिक्सचर होता है। जैसे अवतार सिंह की बुक है, बहुत बेसिक बहुत अच्छी बुक है अवतार सिंह की, और उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें वो बाहर से निकालेगा, काफ़ी चीज़ें नेट से रिसर्च करेगा और फिर मिला करके आपको बताएगा। उसके बाद जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तब आपको बेयर एक्ट पूरी समझ में आएगी। शुरुआत में ही आप बेयर एक्ट पढ़ लिए तो समझ लो बेयर एक्ट का बस पढ़ते जा रहे हो, जैसे कि वो बेयर एक्ट, जैसे आप ये समझ लो कि कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने के पहले जब आप स्टार्टिंग में अभी भी आप यूनिक लेके जाते हो ना, यूनिक कब समझ में आती है, यूनिक में एग्ज़ाम, बहुत से लोग कहते हैं हम यूनिक से ही पास होते हैं, वो बात अलग है क्योंकि वो एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं समरी के लिए लेके जाते हैं जो यूनिक वगैरह, वो ये सब बुक वगैरह पढ़े रहते हैं तो यूनिक इजली उनको समझ में आ जाती है। यूनिक उनका काम कर देती है, 30 क्वेश्चन वो एकदम रैंडम स्टडी मार के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो 30 क्वेश्चन पूरी बुक होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं उनका लेवल जो है वो इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो बेसिक ज़रूर चेक करेगा एग्जामिनर कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है। एआईबी में बेसिक ज़रूर चेक करेगा। ये जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है, उतना टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें बेसिक आपको आना ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट इज़, ये मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन 9 शायद हम कर चुके थे, राइट। व्हाट हैपन इफ़ एन ऑफर इज़ मेड एंड, नहीं 9th करना है। व्हाट हैपन इफ़ एन ऑफर इज़ मेड एंड देन रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस। कोई ऑफ़र किया गया और फिर एक्सेप्ट करने से पहले उसको वापस ले लिया गया। तो ऑफ़र जब एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, जब ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं, मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक एलिमेंट्री कंडीशन है वो है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है।
अगर आपने ऑफ़र दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ एन ऑफर इज़ मेड एंड देन रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस, रिवोक कर लिया गया। जैसे मान लो मैंने कोई आपको ऑफ़र दिया, मैंने कहा कि चलो मैं आपको क्या बोलूँ मैं आपको एक लैपटॉप दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरा लैपटॉप परचेस करेंगे तो मैं लैपटॉप के साथ आईफोन भी देता हूँ, ठीक है। तो आईफोन देता हूँ, आपने देता हूँ कहा और आईफोन को लॉन्च करने से पहले कहा नहीं 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 मुझसे गलती हो गई या फिर मेरे लीगल टीम से गलती हो गई, वो आईफोन नहीं था, वो पेंसिल थी, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर लिया, अपना वापस ले लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट वापस ही ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाया, एक्सेप्ट करने से पहले ही वो रिवोक हो चुका है। अब आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, आप एक्सेप्ट करके जाओ कोर्ट में कि नहीं मैंने तो ये कर दिया, उसे कहेगा भैया ये तो रिवोक कर चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। In which of the following situation would consideration not be valid? A promise to pay 1,000 or $100 for a service. In which of the following situation would consideration not be valid? यहाँ पे consideration valid नहीं होगी। A promise to give a gift without an exchange. A promise to refrain from smoking in exchange for, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन ए प्रॉमिस टू पे $100 फॉर अ सर्विस। तो यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कंसिडरेशन नॉट बी वैलिड, तो ए प्रॉमिस टू पे $100, तो सीधा सीधा समझ में आया कि वो $100 पेमेंट कर रहा है, यानी कि कंसिडरेशन का मतलब कुछ दे रहा है। भाई साहब आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, ए प्रॉमिस टू पे $100 फॉर अ सर्विस, आप किसी सर्विस लेना चाहते हो, आप पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कंसिडरेशन आ गई। ए प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट विदाउट एनी एक्सचेंज, ये कह रहा है कि आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, भाई बदले में चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सचेंज होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि अब ये बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में समझाऊंगा, अभी के लिए आप देख लीजिए, रिवार्ड या फिर प्रोमिसरी नोट्स हो गए, ये नहीं होंगे, लीज एग्रीमेंट जैसे होता है, ये एक तरह से बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका कंसेप्ट समझाऊंगा तब ये क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन है मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जनरल टर्म में कॉन्सेप्ट के कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सबको शेयर कर दूंगा आपके साथ। अभी मैं खाली बेसिक डेफिनेशन आपको कवर कराना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वो। जैसे सेक्शन 10 है, जब कोई एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये कहाँ बात दी गई है? ये सेक्शन 10 में दी गई है। कोई भी एग्रीमेंट, सेक्शन 10 ही बताता है कि कोई एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता कब। सेक्शन 10 इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशंस विच आर मेंशन बिलो आर मेट। जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है ये सेक्शन 10 बताता है। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, वो कब कन्वर्ट होगा? जब उसमें ऑफ़र होगी, एक्सेप्टेंस होगी, यानी कोई प्रपोज़ल दिया गया होगा और सामने वाली पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी। 2D यानी कंसिडरेशन 2D में डिफाइंड है, 2D होगा। लीगल कैपेसिटी होगी सामने वाली पार्टी की, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, क्लैरिटी होगी उसमें। ये सारा कहाँ दिया गया? ये सेक्शन 10 में दिया गया कि एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बन, एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2। कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइन है? सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2E में, एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब सामने वाली पार्टी आपको ऑफर देगी और उसके अपोजिट पार्टी, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। ये कहाँ दी गई है बात? ये सेक्शन 10 में दी गई है। अब आप कहोगे बीच बीच में सर आप सेक्शन छोड़ दे रहे हो, मैं आपको बता भी रहा हूँ बीच बीच में सेक्शन, और अगर मैं इतने ज़्यादा सेक्शन बताऊँगा ना लाइन से तो आपको याद भी नहीं होंगे। मैं केवल वो चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती ही आती है। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको AIB के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। AIB में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उस पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी किताब नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप ये किताब ले लो और पढ़ लो। मैं तो आपको पूरी बुकलेट दे दूंगा या बेयर एक्ट उठा के दे दूंगा, मैं बेयर एक्ट को अपने भाषा में लिख के भी आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं घुसी तो फिर दिक्कत है, फिर AIB क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाओगे। AIB क्वेश्चन निकालने हैं तो AIB की ही स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस तरह से कुछ क्वेश्चन फ्रेम भी किए हैं, कुछ कंसेप्ट भी बनाए हैं, और इस तरह से मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की कि आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से एंटर कर जाएं।
अब सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है? इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ये कहता है सेक्शन 25। इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 10 एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 कब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सेक्शन 10 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। और उसके लिए क्या जरूरी है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है, लीगल कैपेसिटी होनी जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, सर्टेनिटी जरूरी है, प्रस्ताव और स्वीकृति नंबर 1। नंबर 2 कंसिडरेशन यानी कि विचार, लीगल कैपेसिटी कानूनी क्षमता, लॉफुल ऑब्जेक्ट कानूनी उद्देश्य होना चाहिए उसका, सर्टेनिटी यानी स्पष्ट होना चाहिए एकदम, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कल बारिश होगी इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, या कल विराट कोहली शतक मारेगा ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। पता नहीं मारेगा नहीं मारेगा, वो उसके ऊपर खेलने के ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जुआ है, बेट है ये, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, मैं और आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कब आ सकते हैं, उसके लिए ये 5 कंडीशन जरूरी हैं। सेक्शन 10 बताता है कब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा जो है वो एग्रीमेंट जो है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है। सेक्शन 10 बताता है कि एग्रीमेंट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है। सेक्शन 25 क्या कहता है? इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो वो वाइड होगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड, एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वाइड होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। जैसे कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, क्या है? रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, इफ द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट मे बी इन्फोर्सेबल। एग्रीमेंट में कोई कंडीशन नहीं दी गई, कोई कंसिडरेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये रिटन है और रजिस्टर्ड है तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। लिखित और पंजीकृत समझौते वैलिड होते हैं, ठीक है। नंबर 2 प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट, कोई आपने समय पर ऋण भुगतान का, समय सीमा समाप्त हो गई है, ऋण का भुगतान कर दीजिए, तो आपने प्रॉमिस कर दिया टू पे डेट, आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट, आपने कहा है कि मैं आपसे 1 साल के लिए लोन लेता हूँ, लेकिन 1 साल में या मैंने आपसे 1 साल के लिए पैसा लिया है, टाइम बार्ड डेप्ट लिया है और आपको 1 साल में वापस कर दूंगा, ए प्रॉमिस टू पे डेट देयर इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल ड्यू टू लिमिटेशन पीरियड इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर। अगर ए ने कह दिया है कि मैं 1 साल में आपके पैसे दूंगा, तो एक समय सीमा समाप्त हो गई है तो ऋण का भुगतान करने का वचन देता है, तो लिखित है और ऋणदाता द्वारा हस्ताक्षरित है तो ये मान्य होगा और उसके पहले इसको फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इसका, ठीक है। भले इसमें कोई शर्त दी हो या ना दी हो, कोई एक्सचेंज दिया हो या ना दिया हो, उसने क्या किया है? टाइम बाद डेट लिया है, तो यहाँ पर डेट लिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हारा वॉइड नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन ये वॉइड नहीं माना जाएगा। एक एग्रीमेंट कर दिया, कोई कंसिडरेशन भी नहीं दी है, लेकिन ये वॉइड नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्शंस हैं, तो ये आप एक्सेप्शन 2-4 याद रखिए। चैरिटेबल कोई चीज़ है उसमें भी, जैसे कि चैरिटेबल सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जैसे इफ़ ए प्रॉमिस टू मेड अ मेक डोनेशन टू ए चैरिटी एंड इट मे बी इन्फोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, वो कोई चैरिटी को दान देने का वचन देता है तो यह विचार के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कंसिडरेशन हो या ना हो, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। चैरिटी को उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं चैरिटी को इतना दान दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिना किसी कंसिडरेशन के। एजेंसी का कोई मतलब एजेंसी अपने आप में ही एक्सेप्शन है। जैसे गवर्नमेंट कोई काम करती है ना तो अब एजेंसी के थ्रू ही करती है, ठीक है, तो उनको इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। गवर्नमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर जो होते हैं इस ऐसे ही एजेंसी के माध्यम से उठाते, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रॉमिस कभी नहीं करती है, ठीक है। तो सेक्शन 25 याद रहेगा दोस्तों, ठीक। सेक्शन 10 याद रहेगा। तो व्हाट इज़ द जनरल रूल रिगार्डिंग द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो जनरल रूल है तो ये कहता है कि वो वाइड होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए तो ये वाइड नहीं होगा, टाइम बार्ड डेप्ट है तो वाइड नहीं होगी, चैरिटी है तो वाइड नहीं होगी, और एग्रीमेंट रिलेटेड टू एजेंसी है तो वाइड नहीं होगी। कैन अ प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट बी इन्फोर्सेबल इज देयर नो कंसिडरेशन? नहीं, गिफ्ट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो गिफ्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है।
ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जनरली ए प्रॉमिस टू मेक गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। आपने कहा मैं आपको 100 एक बैड गिफ्ट दूंगा, अब आपने नहीं दिया तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे ऊपर कि मैं दूं, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता मैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुछ केस लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस लॉ है। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट अ प्रॉमिस मेड इन डोमेस्टिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट इज़ जनरली नॉट इन्फोर्सेबल। देखो, जो वाइफ इसमें थी, हस्बैंड और वाइफ थे, उसमें हस्बैंड ने वाइफ को पे करने का एक तरह का प्रॉमिस किया था कि वो अलाउंस देगा। उसके बाद वो कहीं फंस जाता है, वो अलाउंसेस नहीं दे पाता है, वाइफ उसको सू कर देती है कोर्ट में। तो इस तरह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी ये इन्फोर्सेबल नहीं होंगे अनटिल जब तक इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो। ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ पे रख दिया है मैंने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिससे के मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें आंसर क्या था? कोर्ट हेल्ड दैट ए प्रॉमिस टू पे ए डेट that is time barred can be enforced if it is made in writing and signed by the debtor। ठीक है, तो अब अगर आपका क्वेश्चन है सेक्शन 25 का जो एक्सेप्शन है, द री इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सेप्शन मेंशन इन सेक्शन 25, वो किस केस लॉ में आया है? वो के मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आया है। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप माइंड में रखिए। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 25 ऑन चैरिटेबल डोनेशन? एक्सेप्शन में आता है, आपको मैंने बताया है। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल? देखो, यही सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, और कोई इसमें बेयरक्ट इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल माइंड से ऐसे चीज़ें हैं जो कई जगह से निचोड़ करके लाई गई और यहाँ दी गई हैं आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसलिए इसको स्पेशल फोकस भी कर रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोमिसरी एस्टॉपल में अलाउ अ पार्टी टू इन्फोर्स अ प्रॉमिस इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इफ दे रिलाइड ऑन द प्रॉमिस टू देयर डिटरमाइंड। तो क्या प्रोमिसरी एस्टॉपल जो है बिना कंसिडरेशन के हो सकते हैं? यस, प्रोमिसरी एस्टॉपल रिलेटेड टू सेक्शन 25 है। ये कैसे सेक्शन 25 से रिलेटेड है कि जो भी प्रोमिसरी एस्टॉपल है में अलाउ अ पार्टी टू इन्फोर्स है प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस किया है उसको इन्फोर्स कर सकती है इन अब्सेंस, इवन इन अब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन के अब्सेंस में हुआ है तो भी, इफ़ दे रिलाइड ऑन द प्रॉमिस ऑन देयर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब प्रोमिसरी एस्टॉपल जो है एक पक्ष को यह अनुमति दे सकता है कि बिना विचार के वचन को परिवर्तित करें यदि उन्होंने इस वचन पर भरोसा करके अपने नुकसान को सहा है। ठीक है, तो एक तरह से प्रोमिसरी एस्टॉपल पार्टी ला सकती है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से माना जाएगा, वो एक्सेप्शन में आता है, वॉइड नहीं होगा। ठीक है, कि भले उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या फिर ना हो, सिंपल सा ये निचोड़ है। तो ये जो दो चार मैंने जो केस लॉ बताए हैं, इनको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है डॉक्यूमेंट में, इसलिए इसको अच्छे से आप कर लीजिए। डिस्कशन अबाउट द KS Venkatesh versus State of Andhra Pradesh regarding the consideration. In this case, the court emphasized that agreement without consideration are void unless they meet the certain criteria of exception, reaffirming the principle laid down in section 25. So, KS Venkatesh versus State of Karnataka, ये केस भी इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना विचार किए गए समझौते जितने भी हैं वो अमान्य होते हैं, यानी कि जिसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं। तो उसका केस लॉ क्या है? KS वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ, फोकस इसलिए इनमें ज़्यादा किया गया है क्वेश्चंस में, कि ये क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार आप पढ़ते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अभी काफ़ी सारे केस लॉज और डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉज आते ही आते हैं और उनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से सिविल से आ गया, किससे आ गया, उससे। इसलिए सबसे पहले मैंने अपना टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बाकी के जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल क्वेश्चंस मैंने जो फ्रेम किए हैं ये बताऊंगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने इस डॉक्यूमेंट में जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हैं। अभी एक वीडियो लेक्चर इसमें और लगेगा जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट की और बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कार्बोनिल वर्सेस कार्बोनिल का केस है। बाकी जो
स्मोक वाल वाला केस लॉ है, ये सारे केस लॉ जो इम्पोर्टेंट हैं ये मैं डिस्कस करूँगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। तो 1 या 2 लेक्चर जनरल कॉन्ट्रैक्ट के और होंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। आई होप आपको बहुत इन्जॉय हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो जो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर आपको मैं बनाता रहूं, तो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली। आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरा तो ये काम ही है बनाना लेक्चर्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कॉन्ट्रैक्ट के जनरल कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।